नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महंगाई गई तेल लेने। जी हां, इन 4 शब्दों में ही महंगाई, आम आदमी और उससे जुड़ा महंगाई का खेल आपको पता चल गया होगा। आज की तारीख में कोरोना की दूसरी लहर को पार करने के बाद जब लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। जब लोग बीमारी की महामारी से उबरने के बाद अपने सपनों को दोबारा उड़ान देना चाहते हैं तो महंगाई उनकी जिंदगी को 2 जून की रोटी से आगे बढ़ने नहीं दे रही। इन सब के बीच तेल की कीमतों में आग लग गई है। देश के कई शहरों में, जैसा कि आपको हम दिखाएंगे एक एक करके, अलग अलग शहरों का हाल क्या है पेट्रोल का, डीजल का। कई शहरों में 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। आम आदमी को मुंह चढ़ाता हुआ जैसे यही बोल रहा हो, गई महंगाई तेल लेने। यहां पर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के ये आंकड़े। राजधानी दिल्ली में 100 रुपए पेट्रोल की ये कीमत, भोपाल में 104 रुपए 53 पैसे। इन कीमतों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में महंगाई आम आदमी की जेब पर कितनी भारी पड़ रही है। मुंबई में 102 रुपए 82 पैसे, जबकि बालाघाट की बात करें तो वहां पर 107 रुपए पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी हैं। ये कीमतें मुंह चढ़ाती हुई आम आदमी को यही बोल रही हैं, महंगाई गई तेल लेने। दिल्ली हाई स्पीड पेट्रोल 100 रुपए, भोपाल 104.53 रुपए, मुंबई 102 रुपए, बालाघाट 107 रुपए। छाती पीटिए, चीखिए, चिल्लाइए, रोइए, कोसिए, खून जलाइए, लेकिन पेट्रोल आपकी मजबूरी है तो बस यूं ही लुटते जाइए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। दिल्ली में भी जो हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। आपको दिखाएं कि 100 रुपए 29 पैसे है हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत। साथ ही साथ जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत लगभग 97 रुपए है, यानी 96 रुपए 97 पैसे अभी जो मीटर में दिखा रहा है। तेल देखिए, तेल के दाम देखिए। पटना से पटियाला तक पेट्रोल पंप में कोहराम देखिए। मुंबई में हालात ये हैं कि 100 रुपए का ये नोट भी आज के दिन आपको 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं दिला सकता है। जहां आम जनता पेट्रोल की बात करती है, उसकी कीमतों की बात करती है तो दिल डूबने लगता है। 29 मई से मुंबई में पेट्रोल के दाम मानो बढ़ते ही जा रहे हैं। 29 मई को मुंबई देश का पहला मेट्रो बना था जहां पर पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर चले गए थे। आज मुंबई में क्या हाल है देखिए, प्राइस लिस्ट कहती है आज के दिन दाम हो चुके हैं 103.14, और ये उस समय हो रहा है जब मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम लोग अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस हाउसेज भी खुल गए हैं, लोकल ट्रेन तो चल नहीं रही है। ऐसे में आम मुंबई वासी क्या करे? उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो अपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर लेके बाहर निकले। तारीख बदलती है, उसी के साथ बदल जाते हैं दाम। नहीं बदलती तो बस आम आदमी की किस्मत, जिसकी जिंदगी में थोप दिए गए हैं पेट्रोल के दाम। देखिए, मई में 16 बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था। जून का आज 18वां दिन है, रेट 10 बार बढ़ चुके हैं। जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो डेली है। पहले में पता होता था एटलीस्ट ये प्राइस रहेगी, अब हमें पता नहीं होता कि आज हम जा रहे हैं, आज वो 100 रुपये होंगे या 110 रुपये होंगे, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। बजट बिल्कुल ख़राब हो रहा है सर। हम लोग का 1.5 पैसा जा रहा है। लॉकडाउन में वैसे ही हम लोग परेशान थे, अब जो है दोबारा मतलब पेट्रोल का कोई भी मतलब समाधान नहीं निकल रहा है। इतना हो गया है कि भाई कमाए कहाँ से? एक तो लॉकडाउन अलग है और फिर ऊपर से पेट्रोल पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पहले लगता था कि 100 रुपये का भी होगा क्या, लेकिन आप अब देख सकते हैं कि 100 नहीं है तो 100 से ऊपर भी जा चुका है। आम आदमी कमर टूट रही है। जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल लगता था 200 का लगने लगा। डीजल इतना महंगा हो गया, महंगाई बढ़ते जा रही है। जो पहले हम 500 का पेट्रोल लाके पूरे लगभग 15 दिन चलते थे, अब 7 दिन में डलवाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जेब पे फर्क तो पड़ ही रहा है हमारी। ये दर्द है, ये आह है, ये गम है जो पेट्रोल पंप पर निकलता है। महामारी ने इनकम पर डाका पहले ही डाल रखा है। अब पेट्रोल की कीमतें जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। आम आदमी के दर्द को कुछ इस तरह समझिए। औसतन करीब 20 मिनट के सफर में आपकी कार 100 रुपए का पेट्रोल उड़ा देती है।
और बाइक को करीब 50 मिनट लगते हैं आपकी जेब से 100 रुपए साफ करने में। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल डीजल के दाम आपकी आम जिंदगी को महंगा कर देते हैं, जिसका असर हर चीज पर पड़ता है। ऐसे में सियासत में भी पेट्रोल की कीमतों ने आग लगा रखी है। राहुल गांधी ने आज तंज किया, मोदी सरकार के विकास का यह हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ें तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। मोदी सरकार का पूर्ण अपयश इसमें दिख रहा है। जिस तरह से आज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े जा रहे हैं, हम सब आंदोलन कर रहे, रास्ते पे उतर रहे, हर विरोधक आज रास्ते पे उतर रहा है और सबको पता है कि बहुत दिक्कत आज हो रही है। कोविड के कारण अनेक लोगों की नौकरी भी चली गई है। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करती हूँ कि एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और महंगाई पे चर्चा करें। अब जब सियासी रंग चढ़ा है तो सरकार कहां चुप बैठने वाली है, उसके पास हर चीज का जवाब है। और कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था कभी भी जो है वो पेट्रोल के, डीजल के या किसी भी चीज के दाम बढ़ें, ये कभी नहीं चाहती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी पार्टी जो है वो तर्कों की कंगाली और कुतर्कों की मवाली बनी हुई है। और जो पार्टी तर्कों की कंगाली और कुतर्कों के मवाली बनी हो, वो हर दिन एक ऐसा नया जो है वो शगुफा और नए शोर मचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संवेदनशीलता के साथ सरकार जनता के सरोकार के प्रति समर्पित है। महंगाई पहले भी सिर्फ एक मुद्दा था, महंगाई आज भी सिर्फ एक मुद्दा है। महंगाई पहले भी सिर्फ सियासत थी, महंगाई आज भी सिर्फ सियासत है। आखिर कहां रुकेगी जाकर ये कीमत? आखिर कहां थमेगा दर्द? आखिर कब खत्म होगी ये लूट? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आम आदमी को बेहाल कर रखा है। आज तक ब्यूरो। आखिर कब का सवाल बहुत दिनों से सवाल ही बना हुआ है। फिलहाल आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं तेल की कीमतों के पूरे खेल के बारे में। सबसे पहले देखिए कैसे एक आम आदमी से तेल की कीमत वसूली जाती है। 2018-19 में यह हम आपको दिखा रहे हैं केंद्र की टैक्स वसूली किस तरह की रही है। 2.1 लाख करोड़ 2018-19 में वसूली गई थी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए 2019-20 की बात करें तो यहां पर बढ़कर यह 2.2 लाख करोड़ हो जाता है और 2020-21 में 77% की उछाल के साथ 3.9 लाख करोड़ हो जाता है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वसूली का काम किया जाता है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों को समझने की कोशिश कीजिए। 1 जून की कीमत पर यह आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। बेस प्राइस यहां पर सिर्फ 35 रुपए 63 पैसे है, लेकिन टैक्स जो इसमें वसूला जाता है केंद्र राज्य सरकारों की ओर से वो 58 रुपए 63 पैसे और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये आ जाता है 94 रुपए 26 पैसे। ये 1 जून की कीमत का आंकड़ा इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली समेत कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जहां पर लगातार बढ़ती हुई कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। अब तेल की इन कीमतों में जो उछाल इस वक्त दर्ज किया जा रहा है, आम आदमी को राहत कब और कैसे मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं बंगाल की सियासत में और दिखाते हैं बवाल की तस्वीरें जो एक दूसरे का पर्याय बन चुका है। एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब नया संग्राम छिड़ा है नंदीग्राम सीट को लेकर। इस सीट पर मिली हार को ममता बनर्जी अब तक स्वीकार नहीं कर पाई हैं और नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। विवाद नंदीग्राम सीट पर जीत हार को लेकर है। ऐसे में टीएमसी ने हाईकोर्ट के जज पर भी सवाल उठा दिए, जिसे लेकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी नेताओं में नई जुबानी जंग शुरू हो गई है। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করেছি। तू डाल डाल मैं पात पात। पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत इन दिनों इसी कहावत के इर्द गिर्द घूम रही है। इस कहावत की एक किरदार खुद ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी ओर है बीजेपी और उसके सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी। और चुनाव के बाद भी बंगाल में जारी सियासी घमासान का केंद्र बना हुआ है नंदीग्राम। वही नंदीग्राम जिसकी हार ममता बनर्जी के दिल में किसी नश्तर की तरह चुभी हुई है। I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate?
Is it possible? It is not. ममता ने बंगाल जीता, नंदीग्राम गंवाया, लेकिन उन्हें ये हार गवारा नहीं हुई। यही वजह है कि 46 दिन बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर 24 जून को सुनवाई होगी। लेकिन हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी नंदीग्राम की लड़ाई में भी नए सियासी दांवपेच शुरू हो गए हैं। पूरा मामला क्या है, वो जानने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बंगाल बीजेपी के कार्यक्रम की हैं, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हैं जज कौशिक चंदा। कौशिक चंदा वही जज हैं जो हाईकोर्ट में नंदीग्राम पर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेंगे। और इन तस्वीरों के आधार पर ममता ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर किसी और जज की बेंच में केस की सुनवाई कराने की मांग की है। He is politically inclined to Bharatiya Janata Party, then we apprehend justice and unbiased consideration of the case may not be possible in his court. हम लोग चाहते हैं अगर ये हाई कोर्ट में एक नंदीग्राम का होगा तो हमारा पूरा बंगाल में हम जो हम लोग रिकाउंटिंग के लिए मांगे थे सबको रिकाउंटिंग होना चाहिए। ये बड़ा रास्ता भी खुल गया। जो हमारा शक हो रहा है कि पूरा बंगाल में एक सीट पर पूरा विचार करके जो रिकाउंटिंग का हम लोग ने एप्लीकेशन किया है वो अगर नंदीग्राम में होगा तो सब जगह में ये रिकाउंटिंग होना चाहिए। ये तस्वीरें जारी हुई तो हाईकोर्ट में कुछ वकील भी टीएमसी के समर्थन में उतर आए और नारेबाजी करने लगे। उधर नंदीग्राम पर ममता बनर्जी की नई चाल का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी अपना दांव खेल दिया है और बीजेपी के इस दांव के निशाने पर है मुकुल रॉय। एक हफ्ते पहले ही बीजेपी से पाला बदलकर टीएमसी में लौटने वाले मुकुल रॉय की विधायकी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा स्पीकर को पत्र लिखकर मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी के राज में उनकी सुनवाई कहीं भी संभव नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं कि इसमें जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कोर्ट में भी यही कहा जाता है कि स्पीकर को ही आदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ के स्पीकर, यहाँ की पुलिस, यहाँ के प्रशासन कोर्ट की बात नहीं मानती। इस खींचतान से साफ है कि पश्चिम बंगाल में जनादेश आया, सरकार बनी, लेकिन तकरार नहीं थमी। तलवारें अब भी तनी हैं, मोर्चे अब भी खुले हैं, बिसात अब भी बिछी है, दांव अब भी जारी हैं। बंगाल में सिर्फ कहने को सियासी युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव के दरमियान ममता बनर्जी नारे लगाती थीं, भूल जाऊंगी अपना नाम लेकिन नहीं भूल सकती नंदीग्राम। वही स्थिति आज की तारीख में भी देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। चलिए बंगाल से निकलकर लेकर चलते हैं बिहार। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। दोनों गुटों ने पार्टी पर अधिकार के लिए चुनाव आयोग से फरियाद लगाई है। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के हर फैसले को चुनौती दे रहे हैं, तो पशुपति पारस उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं। ऐसे में एलजेपी के भविष्य का फैसला अब चुनाव आयोग के हाथ में है, जो तय करेगा कि रामविलास पासवान की पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन है। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। उनके कहने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी के नाम का, पार्टी के बैनर का, पार्टी के मंच का ये मिसयूज कर रहे हैं, ये गलत है। एलजेपी में विरासत की सियासत अब चुनाव आयोग के दर पर पहुंच गई। दोनों ही गुटों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के आधार पर कोशिश है पार्टी पर अधिकार की। यानी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे चिराग और पशुपति पारस, दोनों ही गुट कह रहे हैं कि पार्टी के असली उत्तराधिकारी वही, और इसके पीछे दलील दी जा रही है एलजेपी के संविधान की। वही संविधान जिसकी दुहाई देकर पशुपति पारस पार्टी में अपने गुट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। तो चिराग पासवान पूछ रहे हैं कि एलजेपी से निष्कासित नेता कोई फैसला ले कैसे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था।
तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। बट आज की तारीख में सदन में ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है। पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। उनके कहने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। एलजेपी पर अधिकार की ये लड़ाई दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है और इसका असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष किसी भी मोर्चे पर दूसरे से कमजोर नहीं दिखना चाहते। इसकी बानगी उस वायरल ऑडियो में हुई जिसमें चिराग पार्टी के एक नेता संजीव सरकार से दमखम दिखाने की बात कह रहे हैं। बीच में ऐसे लोग बवाल भी किए। ना इसे टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। हाँ सब अब बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। साफ हो गया, सही बात है। अब बढ़िया हुआ। संजीव लगे रहे ना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। समझे ना, हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं। बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब जगह। हालांकि ऑडियो सामने आने के बाद खुद एलजेपी नेता संजीव सरकार मीडिया के सामने आए और सफाई भरे अंदाज में कहा कि पार्टी कार्यालय पर हो रहे प्रदर्शन के पीछे चिराग की कोई भूमिका नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक गुस्सा है। चिराग पासवान हमें कभी ये नहीं कहे कि तुम जो अभी टूट हुई पार्टी में उसके खिलाफ प्रदर्शन करो या कुछ भी करो। हम लोग जो भी कर रहे हैं, मैं लगातार 3 दिन से चिराग पासवान जी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा हूं, इसलिए कि गैर तरीके से कुछ लोग पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हम लोग के आक्रोश इस बात को लेकर है कि हम लोग ने 14 वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा उठाया है। कई बार छात्र आंदोलन में हमने जेल जाने का काम किया है। अब कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं गैर कानूनी तरह से, जो संविधान उनको आदेश नहीं देता है। तो इसके लेकर हम लोग में छात्र नौजवानों में जो पार्टी से 14 वर्षों से जुड़े हुए हैं। एलजेपी के सही दावेदार चिराग पासवान हैं या पशुपति पारस, इसे लेकर चुनाव आयोग जल्द ही दोनों गुटों से सवाल जवाब कर सकता है। हालांकि चिराग का दावा है कि वो पार्टी पर अपने अधिकार के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जैसा मैंने कहा, पार्टी को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर ये लड़ाई लड़नी पड़े, पहले तो मेरा पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि जितनी जानकारियां हम लोगों ने उनके समक्ष रखी है और इसके बाद भी जितने भी वो एविडेंसेस मांगेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ही इस विषय को सुलझा लिया जाएगा। बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, पार्टी को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। परिवार के भीतर से शुरू हुई खींचतान अब आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई है। ऐसे में दोनों पक्षों को अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना होगा। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए बात अब स्विस बैंक से आए नए घमासान की करेंगे। स्विस बैंक ने अपना सालाना रिकॉर्ड जारी किया है जिसमें चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। बैंक के मुताबिक इस साल भारतीयों के जमा पैसों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा बढ़कर 20,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। साल 2019 के अंत तक भारतीयों की जमा रकम का आंकड़ा 6,625 करोड़ रुपए था। यह करीब 250 ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अब कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। समस्या यह है कि जो बैलेंस है स्विस बैंकों में भारतीयों का, वो 13 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। वो एक वर्ष में 286% हो गया। जो 2019 में था, 2020 में वो 286% हो गया 19 का। तो समस्या ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जिसमें जिस वर्ष में पूरी दुनिया आपदा में थी, 97% भारतीयों की आय घटती है, उसी साल में 286% हो जाता है स्विस बैंक में भारतीयों का बैलेंस। ये वो कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर को तलाशते हैं? हम ये जानना चाहते हैं क्या हुआ उस वादे का 2014 में जब बोला गया कि 17.5 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का ब्लैक मनी के रूप में सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। कितना पैसा आया? क्या 1 रुपया भी वापस आया? हम पूछना चाहते हैं।
इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे मुसीबत लबालब, बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आम आदमी को कैसे कर रही हैं बहुत ज्यादा परेशान। इसी पर देखिएगा हमारी खास पेशकश। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेशन शुरू